एक भूली हुई दास्तां उसे याद आती है। वो तो एक बंजर जमीन से आया था, खामोश आकर्षणों की दुनिया से, जहां कहा कुछ भी नहीं जाता। मन ही मन में कुछ अरमान करवटें लेते हैं। अनबुझी इच्छाएं आती और चली जाती हैं, और कसबाई सपने छतों पर फैले कपड़ों की तरह धूप उतरते ही बटोर लिए जाते हैं। कुछ अनकहे धुंधले से अक्स बस पानी के दाग की तरह वजूद के लिबास पर नक्श हो जाते हैं। उसका पूरा कस्बा, उसके कस्बे का अपना मोहल्ला, मोहल्ले की कई खिड़कियां भी उसे मौन हसरत से देखती दिखाई दी थी। कभी कभी बरसात के दिनों में लौटते हुए पाँव के निशान दिखाई पड़ते थे। ज्यादा बारिश हुई तो निशान पहले तो भरी आंखों की तरह डबडबाते थे, फिर देखते ही देखते मिट जाते थे। वापस गए पैर फिर नजर नहीं आते थे। कुछ आंखें थी जो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था। कहीं कोई काजल लगी आंख उलझी थी, किसी खिड़की में हल्की सी कोई परछाई, किसी में इशारा करती कोई उंगली, कहीं शर्मा के लौटते हुए अधूरे अरमान, और कहीं किसी मजबूरी की कोई दास्तान। अजीब दिन थे, नीम के झरते हुए फूलों के दिन, कनेर में आती पीली कलियों के दिन, न बीतने वाली दोपहरियों के दिन, और फिर एक के बाद एक लगातार बीतते हुए दिशाहीन दिन। उन दिनों भविष्य कहीं था ही नहीं, एक व्यर्थ वर्तमान साथ था जो बस चलता जाता था। यह आज़ादी से ठीक पहले का दौर था। रेलगाड़ियों में आरक्षण की सुविधा और सिस्टम नहीं था। अब उसे याद नहीं, विद्या शायद साइंस में थी, पर छुट्टियां साथ साथ होती थी, इसलिए वो इलाहाबाद स्टेशन पर ही मिल जाते थे। विद्या फतेहगढ़ की थी। तीज त्योहार और फिर गर्मियों की छुट्टियां, अपने अपने घर जाने के लिए एक आध बार तो उससे ऐसे ही मुलाकात हुई। फिर जब भी कोई छुट्टी आती तो स्टेशन पर एक दूसरे का इंतजार करने लगे। नामालूम ये कैसा लगाव था कि प्लेटफॉर्म पर एक तब तक रुका रहता था जब तक दूसरा आ नहीं जाता। अनकहे तरीके से ये तय हो गया था कि छुट्टी होने वाले दिन की सुबह पहली पैसेंजर गाड़ी से ही सफ़र किया जाएगा। उन दिनों भी कुछ तेज़ एक्सप्रेस गाड़ियां चलती थीं, पर उन्हें पैसेंजर ही ज़्यादा पसंद थी। वो धीरे धीरे चलती और हर स्टेशन पर रुकती थी। उन दोनों के साथ साथ सफ़र करते करते छोटे छोटे स्टेशनों के नाम रट गए थे। अब बमरौली आएगा, अब मनौरी, अब सैयद सरावा, और फिर भरवारी और सिराथू, उसके बाद फतेहपुर, और फिर कानपुर। स्टेशनों के नाम वो साथ साथ पढ़ते थे, और किस स्टेशन पर कितनी जल क्षमता वाली टंकी विशाल कुक्कुरमुत्ते की तरह खड़ी हैं, ये भी उन्हें याद हो गया था। इंजन जिस स्टेशन पर पानी लेगा, ये भी उन्हें पता था। कुछ ऐसा भी था जो दोनों को एक साथ व्यापता था। उनके मन की अनकही इच्छाओं के पल एक आध एक साथ जुड़ जाते थे। अब यही जैसे भरवारी स्टेशन के समोसे। अभी विद्या कहने को ही थी कि वह बोल पड़ता था, खट्टी चटनी या फिर फतेहपुर की दही की पकौड़ियों पर मीठी चटनी। कभी कभी वो भागते पेड़ों में से किसी एक को सहसा एक साथ देखते थे, फिर कुछ स्टेशनों का साथ, और चाहते तो दोनों नहीं थे, पर कानपुर आ ही जाता था। विद्या वहीं उतरकर फतेहगढ़ वाली गाड़ी बदलती थी। कानपुर से उसे छोटी लाइन पकड़नी होती थी।
जिसका प्लेटफॉर्म आखिरी था। बीच में बड़ी लाइन के कई प्लेटफॉर्म थे। उन दिनों टाटा और बाय बाय नहीं होता था, फ्लाइंग किस तो था ही नहीं। खामोशी की गहराई ही शायद लगाव का पैमाना था। विद्या चुपचाप उतरती थी। वो उसका झोला या टीन का छोटा बक्सा या किताबों का बस्ता उठाकर थमा देने में मदद कर देता था। उन दिनों लेट होने पर गाड़ियां भी एक दूसरे का इंतजार कर लेती थी। विद्या अच्छा कहकर पुल पर चढ़कर अपनी गाड़ी वाले प्लेटफॉर्म पर चली जाती थी। वो उसे छोड़ने या विदा देने नहीं जा पाता था, क्योंकि तब तक उसकी मेन लाइन की गाड़ी छूट सकती थी। कानपुर से उसका सफ़र शिकोहाबाद जंक्शन तक जारी रहता था, जहां से ब्रांच लाइन की गाड़ी पकड़कर अपने मेनपुरी पहुंचा करता था, माँ के पास। शिकोहाबाद से मेनपुरी तक के 3 स्टेशनों के नाम तो उसे याद थे, पर यहाँ किस स्टेशन पर पानी की टंकी थी और छोटे से सफ़र में कौन से पेड़ साथ दौड़ते थे, वो उसे याद नहीं थे। विद्या भी सफ़र में साथ होती तो शायद उसे वो पेड़ याद रहते। छुट्टियों से लौटने का दिन और इलाहाबाद तक जाने वाली पैसेंजर गाड़ी भी अनकहे तरीके से तय हो गई थी। वो लौटते समय कानपुर तक मेन लाइन की गाड़ी से आता था, लेकिन कानपुर से पैसेंजर ही पकड़ता था। छोटी लाइन से आकर विद्या उसे प्रतीक्षा करती मिलती थी। मिलना, प्रतीक्षा और साथ साथ सफ़र करना, ये 2 साल तक चलता रहा। फिर वो साल भी आया। गर्मी की लंबी छुट्टियां हुई। वही इलाहाबाद स्टेशन, वही पैसेंजर गाड़ी, लेकिन इस बार स्टेशन का नज़ारा कुछ बदला हुआ था। गाड़ी में चढ़ने वाले मुसाफिर औसत से ज़्यादा खामोश थे। सैयद सरावा स्टेशन पर सब स्टेशनों से ज़्यादा भीड़ मिली। सफ़र में ज़्यादातर मर्द ही मिलते थे, पर इस बार उनके साथ औरतें और बच्चे भी थे। टीन के बक्सों, बोरों, गठरियों, पोटलियों वाला सामान भी ज़रूरत से ज़्यादा था। गाड़ी छूटी तो प्लेटफॉर्म पर रुककर कोई खुदा हाफिज कहकर विदा करने वाला नहीं था। मुसाफिरों में चलती आपसी बातचीत के दौरान पता चला था कि वो किसान खानदान पहले अलीगढ़ जा रहे थे, वहां से पाकिस्तान चले जाएंगे। आखिर कानपुर स्टेशन का यार्ड गुजरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। विद्या को तो यहीं उतरना था। प्लेटफॉर्म आया, विद्या उतरी। हमेशा की तरह उतरकर उसने विद्या को सामान थमाया। तब विद्या ने इतना ही कहा था, शायद आगे की पढ़ाई के लिए मैं अगले वर्ष ना आ सकूं। क्यों? घर वाले यही चाहते हैं। ये एक सहज सूचना थी जिससे दोनों ने ही कुछ असहज महसूस किया। उनके बीच अलिखित और अव्यक्त भावनाओं का रिश्ता तो शायद बहुत गहरा था, परंतु कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें कोई उत्तर मांगने के लिए विवश करे। आखिर छोटी लाइन की अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए वो पुल पर चढ़ने लगी। विद्या की गाड़ी छूटने का समय हो रहा था। उसकी गाड़ी भी छूटने को थी और बस तब इस दास्तान में इतना ही हुआ था कि पुल पर पहुंचकर अपने प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ने से पहले विद्या ने अपना रुमाल ऊपर से गिराया था। उसकी गाड़ी उसी समय आखिरी सीटी देकर खिसकने लगी थी। उसका डिब्बा भी काफी आगे था। उसने रुमाल को गिरते हुए देखा था। उसके लिए वो अटका भी था, पर प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी को वो नहीं छोड़ पाया था। सफ़र तो सफ़र था और फिर डिब्बे में उसका झोला लावारिस पड़ा था, जिसमें उसकी किताबें, कॉपियाँ और कलमें थी। विद्या का रुमाल तो वो नहीं उठा पाया, पर अपने सफ़र को भी वो नहीं तोड़ पाया।
चलती गाड़ी में वो चढ़ा और अपनी जगह आकर बैठ गया। आगे का सफ़र जारी था, उसका भी और उन मुसाफिरों का भी जो अलीगढ़ होते हुए पाकिस्तान जा रहे थे। विद्या का भी, जो गाड़ी बदलकर फतेहगढ़ की ओर चली जा रही होगी। बैठे बैठे वो यही सोचता रहा कि अगले साल अब विद्या नहीं आएगी। इसका सीधा मतलब यही है कि उसके घर वालों ने कहीं उसका रिश्ता तय कर दिया होगा और इन्हीं गर्मियों में उसकी शादी हो जाएगी। शिकोहाबाद जंक्शन आया तो वो उतर पड़ा। उसे मैनपुरी वाली गाड़ी पकड़नी थी। पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों का सफ़र अलीगढ़ की तरफ जारी था। उन गर्मियों के बाद फिर विद्या उसे नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ किस सफ़र पर निकल गई। बस इतना ज़रूर हुआ कि ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में जब भी वो कानपुर स्टेशन से गुज़रा तो वो रुमाल हमेशा उसे गिरता हुआ दिखाई देता रहा। दिखाई ही नहीं देता रहा, वो रुमाल सचमुच गिरता रहा। वो रुमाल आज भी गिरता है। फिर कई बरसों के बाद जब वो नौकरियों और कई शहरों को छोड़ता हुआ शहर बम्बई में टिककर काम करने लगा तो उसे एक अजीब सा रहस्य भरा खत मिला। उसका लिफाफा खुद अपने सफ़र की कहानी बता रहा था। वो उसके पिछले कई पतों से रीडायरेक्ट होकर उस तक पहुंच ही गया। उसने कई बार कटे हुए पतों को देखा, सिर्फ उसका नाम ज्यों का त्यों था। मेहरबान हाथों ने अलग अलग लिखावट में उसका नया पता दर्ज किया था। तब उसे लगा था कि खत अगर मन से भेजा जाए तो कई जन्मों के बाद भी पहुंचने वाले तक पहुंच ही जाता है। 5 पतों से लौटे हुए लिफाफे को उसने बहुत एहतियात से खोला। मजमून पढ़ा तो रहस्य बहुत गहरा आ गया था। लिखा था, अदीबे आलिया, किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फुगां क्यों हो। ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो। किया गमख्वार ने रुसवा, लगे आग इस मोहब्बत को, न लाए ताब जो गम की वो मेरा राजदां क्यों हो। वफा कैसी, कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर इस संगे दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। खुदाफिज। खत में कोई नाम नहीं था, पता भी नहीं था। उसे खत के संबोधन ने भी चौंकाया था। एकाएक उसका ध्यान विद्या की ओर गया। मजमून में बात की जो अनुगूंज थी वो उसकी हो सकती थी। और फिर अदीबे आलिया वाला संबोधन, शायद वो उसकी ज़िंदगी की खोज खबर लेती रही हो। अंदाज से उसने पहला खत लिखा हो कि शायद खत पहुंच जाए। फिर तो पते मेहरबानों ने बदले थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत डालने वाली बात तो ये थी कि विद्या तो साइंस की विद्यार्थी थी। उसे हिंदी तो फिर भी आती थी, लेकिन उर्दू का तो एक हर्फ भी नहीं आता था। और फिर अंत में खुदा हाफिज। नहीं, ये विद्या तो हो ही नहीं सकती थी। और ये कोई भी हो, विद्या नहीं हो सकती। ये और कोई भी हो, पर विद्या नहीं हो सकती। और तब ये दास्तान और ज़्यादा रहस्यमयी बन गई थी। आश्चर्यजनक और अजीबो गरीब हुआ ये था कि